वेलकम टू सुपर मूवीज एक्सप्लेन। दोस्तों आज मैं आपको 2017 की कॉन्ग स्कल आइलैंड मूवी एक्सप्लेन करूंगा। ये मूवी मॉन्स्टर्स की दूसरी फिल्म है। इसके पहले गॉडजिला 2014 आई थी। कॉन्ग स्कल आइलैंड बहुत ही एपिक मूवी है। तो लेट्स गो स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है 1944 में साउथ पैसिफिक के किसी आइलैंड पर, जहां आसमान से वर्ल्ड वॉर II के दो फाइटर प्लेन्स नीचे गिरते हैं। दोनों फाइटर प्लेन्स के पायलट एक दूसरे के दुश्मन होते हैं। एक अमेरिकन होता है और एक जापानीज होता है। अमेरिकन पायलट जापानीज पायलट को मारने के लिए गोली चलाता है, पर वो निशाना चूक जाता है। अब जापानीज पायलट उसको मारने के लिए पीछे दौड़ता है। दोनों भागते हुए आइलैंड के अंदर चले जाते हैं और एक पहाड़ पर लड़ाई करने लगते हैं। जापानीज पायलट अमेरिकन पायलट को अपनी तलवार से मारने वाला था, तभी वहाँ एंट्री होती है कॉन्ग की। उसे देखकर दोनों शॉक हो जाते हैं और वहाँ मूवी का टाइटल आता है। मूवी का टाइटल में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी जाती है, जैसे कि वर्ल्ड वॉर II 1945 में खत्म हो गया है और इंसानों ने सैटेलाइट बनाई है जिससे वो धरती पर अलग अलग जगह की फोटो देख पाते हैं। उसके बाद 1973 का साल दिखाते हैं, जहां अमेरिका ने वियतनाम के साथ चल रही जंग को रोक दिया है। उसके बाद विलियम रैंडा को दिखाते हैं, जो यूएस की मोनार्क ऑर्गेनाइजेशन का हेड होता है। उसके बाद ब्रुक्स भी होता है, जो जियोलॉजिस्ट होता है। ये दोनों सेनेटर विलिस से मिलने आते हैं। रैंडा विलिस को साउथ पैसिफिक में किसी गुमनाम आइलैंड की सैटेलाइट से ली गई फोटो दिखाता है, जो पूरी दुनिया के नक्शे में कहीं नहीं होता। रैंडा विलिस को बताता है कि इस आइलैंड का नाम स्कल आइलैंड है और यहाँ से गुजरने वाले हर प्लेन्स और शिप का नाम मिट जाता है बर्मुडा ट्रायंगल की तरह। रैंडा विलिस को एक और फोटो दिखाता है, जो 1954 में किसी शिप की होती है। उस शिप को किसी बड़े मॉन्स्टर ने डिस्ट्रॉय किया था, इसलिए यूएस आर्मी ने उसी वक्त उसी जगह एक परमाणु टेस्ट किया था, जो कोई टेस्ट नहीं था बल्कि वहाँ किसी को मारना चाहते थे। दोस्तों रैंडा गॉडजिला के बारे में बात कर रहा है, क्योंकि गॉडजिला 2014 के स्टार्टिंग में हमें दिखाया है कि 1954 में यूएस आर्मी परमाणु बम से गॉडजिला को मारना चाहती थी। उसी की इन्फॉर्मेशन हमें कॉन्ग स्कल आइलैंड मूवी में दिखाई है। रैंडा सेनेटर विलिस से वहाँ जाने की परमिशन और फंड मांगता है। विलिस को उनकी बात पर यकीन नहीं होता और वो मना कर देता है, पर ब्रुक्स जैसे जैसे विलिस को मना ही लेता है। सेनेटर विलिस उनको परमिशन दे देता है। रैंडा विलिस से एक और रिक्वेस्ट करता है कि उनके साथ आर्मी भी जाएगी, मतलब कि आर्मी के कुछ सोल्जर भी उन्हें चाहिए। विलिस उसके लिए भी मान जाता है। अगले सीन में यूएस आर्मी को दिखाते हैं, जो जंग खत्म हो जाने की वजह से खुश होती है और घर वापसी की तैयारी कर रही होती है। उसके बाद आर्मी के कर्नल पैकर्ड को दिखाते हैं, जो जंग खत्म हो जाने की वजह से खुश नहीं होता। कर्नल पैकर्ड और उनकी आर्मी घर जाने के लिए निकल रही होते हैं, तभी कर्नल पैकर्ड को जनरल वॉर का कॉल आता है और उन्हें घर जाने से पहले एक आखिरी मिशन करने को कहता है। जनरल वॉर पैकर्ड को बताता है कि साइंटिस्ट ने कैसे गुमनाम आइलैंड की खोज की है कि उन्हें वहां सर्वे करने जल्द से जल्द जाना होगा, इसलिए उन साइंटिस्ट को ट्रांसपोर्टेशन के लिए कुछ हेलीकॉप्टर्स और सोल्जर की जरूरत है। कर्नल पैकर्ड मिशन पर जाने के लिए तैयार हो जाता है और खुश भी होता है, क्योंकि उसे एक और मिशन मिल गया। उसके बाद विलियम रैंडा और ब्रुक्स एक ट्रैकर को खोजने के लिए निकल पड़ते हैं, जो वियतनाम के साइगोन सिटी में होता है। रैंडा और ब्रुक्स को वो मिल जाता है, जो एक बार में होता है। रैंडा उसे सब कुछ समझाता है कि उन्हें एक गुमनाम आइलैंड पर जाना है और वहाँ रास्ता खोदने में उन्हें कॉन्ट्रैक्ट की मदद चाहिए होती है। कॉन्ट्रैक्ट वहाँ जाने के लिए तैयार हो जाता है, पर 5 गुना फीस में। अब रैंडा के पास कोई रास्ता नहीं होता, इसलिए वो मान जाता है। उसके बाद मैसन वीवर को दिखाते हैं, जो एक एंटी वॉर फोटोग्राफर होती है। उसे एक गुमनाम आइलैंड पर जाने के लिए कॉल आ जाता है, वो भी तैयार हो जाती है। उसके बाद बैंकॉक में एक शिप को दिखाते हैं, जिस पर कर्नल पैकर्ड के हेलीकॉप्टर्स थे और उसी शिप में सब लोगों को स्कल आइलैंड पर जाना था। अगले सीन में इस मिशन के सुपरवाइजर विक्टर को दिखाते हैं, जो शिप में साइंटिस्ट और आर्मी सोल्जर को आइलैंड की कुछ इन्फॉर्मेशन बताते हैं कि वहाँ आज तक कोई नहीं गया और वहाँ तूफान भी आते रहते हैं। उसके बाद जियोलॉजिस्ट ब्रुक्स आर्मी सोल्जर को बताता है कि आइलैंड के खास हिस्से पर हमें बॉम्ब्स यानी साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट गिराने होंगे, जिससे वहाँ की धरती के कंपन से डेंसिटी का पता चलेगा। दोस्तों ये मोनार्क के लोग होलो अर्थ को खोदना चाहते थे। उसके बाद चैपमैन सोल्जर सबको बताता है कि आइलैंड पर मिशन पूरा हो जाने के बाद सबको 3 दिन बाद आइलैंड के नॉर्थ की तरफ जाना होगा, जहाँ उन सबको लेने रिफ्यूल टीम आएगी और उसे किसी को भी मिस नहीं करना है। उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट को दिखाते हैं, जो शिप पर आर्मी के हथियार को देखता है। वहाँ वीवर भी आती है। दोनों की बातचीत होती है। उन्हें यकीन नहीं होता कि एक आइलैंड पर बॉम्ब्स गिराने की क्या जरूरत है, पर साइंटिस्ट ने कहा था कि ये बॉम्ब साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट है, इसलिए वो ज्यादा ध्यान नहीं देते। फिर सुबह होती है, सब लोग उस आइलैंड के नजदीक पहुंच जाते हैं। आइलैंड को तूफान ने घेर के रखा हुआ था। फिर कर्नल पैकर्ड अपने सोल्जर्स और साइंटिस्ट के साथ हेलीकॉप्टर्स में उस आइलैंड पर जाने के लिए निकल पड़ते हैं। आइलैंड के तूफान में पहुंचते ही उनके हेलीकॉप्टर्स डगमगाने लगते हैं, पर किसी भी हेलीकॉप्टर्स को नुकसान हुए बिना सब लोग आइलैंड के अंदर पहुंच जाते हैं। आइलैंड को हर तरफ बाहर से तूफान ने घेर के रखा हुआ था, पर आइलैंड के अंदर सब नॉर्मल था। आइलैंड के अंदर से नजारा देखकर सब लोग खुश हो जाते हैं। उसके बाद सब लोग मिशन पर लग जाते हैं। साइंटिस्ट अपने इंस्ट्रूमेंट लेकर एक जगह पर उतर जाते हैं। उसके बाद विक्टर के ऑर्डर पर हेलीकॉप्टर्स में उड़ते हुए सोल्जर्स नीचे बॉम्ब्स गिराने लगते हैं। बॉम्ब्स की रेडिंग से ब्रुक्स को पता चलता है कि यहाँ की जमीन लगभग खोखली है, मतलब कि नीचे हॉलो अर्थ है। ये बात ब्रुक्स रैंडा को भी बताता है। सोल्जर्स लगातार नीचे बॉम्ब्स गिराते जाते हैं, तभी एक दूर से आता हुआ पेड़ एक हेलीकॉप्टर से टकरा जाता है और वो हेलीकॉप्टर तबाह हो जाता है। उसके बाद दूसरे हेलीकॉप्टर को एक बड़ा सा हाथ जोर से पकड़ लेता है और भाई जब पहली बार कॉन्ग को पूरा दिखाते हैं तब वो बहुत ही औसम सीन होता है। इस मूवी में कॉन्ग की हाइट 104 फीट होती है। पीटर जैक्सन की 2005 की किंग कॉन्ग मूवी में किंग कॉन्ग की हाइट 25 फीट होती है और वही बहुत बेहतरीन मूवी थी। दोस्तों जब सारे सोल्जर्स कर्नल पैकर्ड, कॉनरेड वीवर और विलियम रैंडा हेलीकॉप्टर में से इतने बड़े ऐप को देखते हैं तो लोग शॉक हो जाते हैं। कर्नल पैकर्ड सारे सोल्जर्स को पूरी ताकत लगा के कॉन्ग को मारने के लिए ऑर्डर देता है। उसके बाद कॉन्ग और हेलीकॉप्टर्स का जो एक्शन सीन दिखा है बहुत ही धांसू अमेजिंग होता है। कॉन्ग सारे हेलीकॉप्टर्स को तबाह करने लगता है। एक हेलीकॉप्टर का ब्लेड कॉन्ग के बाजू पर लग जाता है। उसके बाद कॉन्ग सभी हेलीकॉप्टर्स को तबाह कर देता है। कुछ लोग बच जाते हैं तो कुछ लोग मर जाते हैं। कर्नल पैकर्ड को
सब देखकर कॉन्ग पर बहुत गुस्सा आता है। सारे हेलीकॉप्टर्स को तबाह करने के बाद कॉन्ग वहां से चला जाता है। कुछ हेलीकॉप्टर्स अलग अलग जगह पर क्रैश हो जाने की वजह से उसमें बचे हुए लोग अलग हो जाते हैं। कॉनरेड के साथ वीवर, विक्टर, ब्रूक्स, सेन और एक कर्नल का सोल्जर होता है। कॉनरेड सबको यहाँ से बचाने के लिए आइलैंड के नॉर्थ की तरफ ले जाने लगता है, क्योंकि वहाँ 3 दिन बाद रिफिल टीम आएगी उन सबको लेने के लिए। उसके बाद कर्नल को दिखाते हैं वो रेडियो फोन से बचे हुए लोगों को कांटेक्ट करने की कोशिश करता है। तभी उसे चैपमैन का रिप्लाई आता है कि वो जिंदा है और आइलैंड के वेस्ट के सबसे ऊंचा पहाड़ पर है और उसके पास बहुत सारे हथियार है। कर्नल चैपमैन के पास जाने के लिए निकल पड़ता है। उसके बाद कॉल और मिल्स को दिखाते हैं, उनके साथ कुछ सोल्जर बचे हुए थे। दोस्तों, कॉल और मिल्स की मूवी बीच में थोड़ी सी कॉमेडी दिखाते हैं। फिर वहाँ कर्नल पैकर्ड भी आ जाता है, उसे देखकर सब लोग खुश हो जाते हैं। उसके बाद कर्नल पैकर्ड विलियम रेंडा से पूछताछ करता है कि रेंडा क्यों इन सबको यहाँ लाया। फिर रेंडा पैकर्ड को बताता है कि मॉन्स्टर होते हैं, इंसानों से पहले धरती पर उन्हीं का ही राज था। अगर हमने कुछ नहीं किया तो मॉन्स्टर हमसे धरती ले लेंगे और फिर से उन्हीं का राज होगा। दोस्तों, रेंडा एक शिप पर गॉडजिला के हमले के दौरान 1000 लोगों में से अकेला ही वो बच पाया था। विलियम रेंडा इस मूवी में गॉडजिला का नाम तो नहीं लेता, पर हम सब जानते हैं कि समुद्र का किंग गॉडजिला है। तो रेंडा ने इसलिए आइलैंड पर बॉम्ब्स गिराए थे ताकि कोई मॉन्स्टर बाहर आ जाए, और आता भी है कॉन्ग। उसके बाद रेंडा पैकर्ड को कहता है कि हमें जल्द से जल्द सबूत के साथ घर पहुंचाओ ताकि आर्मी यहाँ आकर सबको खत्म कर सके। फिर कर्नल पैकर्ड रेंडा को कहता है कि मैं अपने आप में ही आर्मी हूँ। मतलब कि कर्नल पैकर्ड चैपमैन जहाँ पर है उसके ठिकाने पर पहुंचकर बचे हुए हथियार से कॉन्ग को मारना चाहता था, उससे बदला लेना चाहता था। उसके बाद कॉनरेड के ग्रुप को दिखाते वो लोग नॉर्थ की तरफ बढ़ रहे होते हैं। तभी उन्हें एक जायंट बफेलो दिखता है जो उन्हें कुछ नहीं करता। अगले सीन में पैकर्ड को दिखाते वो अपने सोल्जर के साथ बाम्बू वाले रास्ते पर आगे बढ़ रहे होते हैं। तब एक बड़ा स्पाइडर उन पर हमला कर देता है। इस स्पाइडर को मदर लॉन्ग लेग कहते हैं, क्योंकि इस मकड़े के पैर बहुत ही लंबे होते हैं। वो मकड़ा इन लोगों पर अपने पैरों से हमला करता है। उसके बाद सोल्जर्स और कर्नल पैकर्ड उस मकड़े को मार डालते हैं। अगले सीन में कॉनरेड के ग्रुप को दिखाते हैं जो एक जगह पर पहुंचते हैं जहां उन्हें आइलैंड की एक जंगली टाइप घेर लेती है, पर वहाँ एक इंसान आ जाता है और उन सबको बचा लेता है। दोस्तों, ये वो इंसान होता है जिसका वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान प्लेन इस आइलैंड पर क्रैश हुआ था। उसका नाम हैंक मालो होता है। वो अपने बारे में सबको बताता है और उन ट्राइब के कबीले में ले जाता है। उन ट्राइब के कबीले वालों की और हैंक की अच्छी तरह से बनती होती है। उसके बाद चैपमैन को दिखाते वो एक झील के अंदर जाकर पानी पी रहा था। तब यहाँ कॉन्ग आ जाता है। कॉन्ग को देखकर वो भागने लगता है, पर कॉन्ग उसे कुछ नहीं करता। कॉन्ग अपने हाथ की चोट को देखता है और झील से पानी पीता है। तब एक जायंट स्क्विड जैसा मॉन्स्टर कॉन्ग पर हमला कर देता है, पर कॉन्ग उसको मार डालता है और उस जायंट स्क्विड को खाने लगता है। अगले सीन में कॉनरेड के ग्रुप को दिखाते हैं जिनको हैंक मालो उन ट्राइब के कबीले के अंदर एक टूटे जहाज के अंदर ले आता है। यहाँ पर रहने वाली ट्राइब्स ने लकड़ियों से एक बड़ी दीवार बना के रखी थी। जहाज के अंदर हैंक कॉनरेड के ग्रुप को कॉन्ग के बारे में बताता है। कॉन्ग इस आइलैंड का राजा है, वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता, पर अगर कोई उसके घर में आकर बॉम्ब्स गिराएगा तो कॉन्ग को गुस्सा आ ही जाएगा। इसलिए कॉन्ग ने हेलीकॉप्टर्स को तबाह कर दिया था। इस आइलैंड पर कॉन्ग की हुकूमत है, पर आइलैंड के नीचे स्कल कोरल का राज है। हेलीकॉप्टर से बॉम्ब्स गिराने की वजह से वो स्कल कोरल जमीन के अंदर से ऊपर आ गए थे। इसलिए कॉन्ग को और गुस्सा आ गया था, क्योंकि स्कल कोरल कॉन्ग के दुश्मन होते हैं और उन्हीं ने कॉन्ग के पेरेंट्स को मारा था। कॉन्ग अपनी प्रजाति में सिर्फ अकेला ही बचा होता है जो ही बढ़ रहा होता है। स्कल कोरल जैसे ही जमीन के ऊपर आते हैं तो कॉन्ग उन्हें मार देता है। कॉन्ग सिर्फ छोटे स्कल कोरल को मार पाता है, पर अगर बड़ा वाला बाहर आ गया तो सब खत्म। इसलिए इस आइलैंड पर रहने वाली ट्राइब कॉन्ग को भगवान मानती है, क्योंकि कॉन्ग उन्हें स्कल कोरल से बचाता है। कॉनरेड हैंक को बताता है कि 3 दिन के बाद आइलैंड के नॉर्थ की तरफ एक रिफिल टीम आ रही है, इसलिए वो हैंक को भी साथ चलने को कहता है। कॉनरेड की बात सुनकर हैंक को हंसी आने लगती है, क्योंकि आइलैंड के नॉर्थ वाले इलाके में चलकर जाना इम्पॉसिबल है। उसके बाद पैकर्ड की टीम को दिखाते हैं चैपमैन के ठिकाने जा रही होती है हथियार लेने। उसके बाद हैंक और कॉनरेड के ग्रुप को दिखाते हैं। हैंक ने अपने टूटे प्लेन से कुछ साल पहले एक बोट बनाई होती है। सब लोग उसी को रिपेयर करने में लग जाते हैं। इस मूवी के स्टार्टिंग में हमें जो जापानीज पायलट दिखाया होता है उसका नाम गनपे होता है। गनपे और हैंक की इस आइलैंड पर पहुंचने के बाद अच्छी दोस्ती हो जाती है और हैंक और गनपे ने अपने प्लेन के पार्ट से इस बोट को बनाया था और वो दोनों यहाँ से जाने वाले होते हैं। तभी स्कल कोरल गनपे को मार डालता है। हैंक ने ये सब बातें कॉनरेड के ग्रुप को बताई थी। उसके बाद व्यूअर को दिखाते हैं जो आइलैंड पर ट्राइब की फोटो खींचती होती है। तभी उसे दीवार के पार से किसी जानवर के डर के मारे चिल्लाने की आवाज आती है। व्यूअर वहाँ चेक करने जाती है तब वो देखती है कि एक टूटे हेलीकॉप्टर के नीचे जायंट बफेलो फंसा हुआ था और दर्द के मारे चिल्ला रहा था। व्यूअर हेलीकॉप्टर को उस पर से हटाने की कोशिश करती है, पर वो हटा नहीं पाती। उतने में वहाँ कॉन्ग आ जाता है और उस जायंट बफेलो को आजाद करता है। कॉन्ग व्यूअर को देखता है पर कुछ नहीं करता और वहाँ से चला जाता है। उसके बाद चैपमैन को दिखाते वो रेडियो फोन से पैकर्ड को कॉन्टेक्ट करने की कोशिश करता है, पर नहीं हो पाता। तभी वो जिस पर बैठा होता है पेड़ की लकड़ी समझकर वो कोई लकड़ी नहीं होती, इंसेक्ट जैसा जायंट मॉन्स्टर होता है। वो मॉन्स्टर चैपमैन पर हमला करने जाता है, पर चैपमैन के हाथ में बंदूक थी। चैपमैन उस मॉन्स्टर को शूट करने लगता है। तभी वो जायंट इंसेक्ट यहाँ से डरते हुए चला जाता है, पर वो मॉन्स्टर चैपमैन से डर के नहीं बल्कि किसी और से डर के गया था। और जब चैपमैन पीछे मुड़कर देखता है तब एक स्कल कोरल उसके पीछे ही होता है। वो एक ही झटके में चैपमैन को मार डालता है। उसके बाद हैंक और कॉनरेड के ग्रुप को दिखाते हैं जो हैंक की बनाई हुई बोट में आइलैंड की नॉर्थ की तरफ जाने लगते हैं। हैंक आखिरी बार उन ट्राइब्स को बाय बोलकर कॉनरेड की टीम के साथ बोट में चला जाता है। ये लोग बोट में जा ही रहे थे तभी कॉनरेड के ग्रुप में जो एक सोल्जर था उसे अपने रेडियो फोन से कर्नल पैकर्ड का कॉन्टेक्ट हो जाता है। कर्नल पैकर्ड कॉनरेड की टीम को फ्लेयर गन से अपनी लोकेशन का सिग्नल देता है। उसके बाद बोट पर सब लोग खुश हो जाते हैं। तभी आसमान में उड़ते हुए जायंट पक्षी विक्टर को उठा लेते हैं और उसे मार डालते हैं। उसके बाद कॉनरेड का ग्रुप कर्नल पैकर्ड की लोकेशन पर पहुंच जाते हैं। कर्नल पैकर्ड की हैंक से मुलाकात होती है। सब लोग खुश होते हैं। कॉनरेड कर्नल पैकर्ड को जल्द से जल्द नॉर्थ की तरफ जाने के लिए कहता है, पर पैकर्ड नहीं मानता। पैकर्ड कॉनरेड को कहता है कि उनका एक सोल्जर अभी भी आइलैंड के वेस्ट की तरफ बचा हुआ है, इसलिए उसे लेकर ही नॉर्थ की तरफ आगे जाएंगे।
तभी हैंक पैकर को मना करने लगता है कि आइलैंड के वेस्ट की तरफ नहीं जाना चाहिए क्योंकि वहाँ स्कल क्रॉलर है, पर कर्नल पैकर किसी की भी नहीं सुनता। उसके बाद सब लोग चैपमैन को खोदने के लिए आइलैंड के वेस्ट की तरफ जाने लगते हैं, जहाँ उन्हें एक बड़ा सा कब्रिस्तान दिखता है, इंसानों का नहीं मॉन्स्टर का। उस कब्रिस्तान में कॉन्ग के पेरेंट्स का कंकाल पड़ा हुआ था और दूसरे मॉन्स्टर का भी। सब लोग उस कब्रिस्तान में उतर जाते हैं। वो लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। उनमें से कॉल सिगरेट जलाकर पीता है, पर मिल्स उसे मना कर देता है। कॉल सिगरेट को नीचे फेंक देता है, पर उस सिगरेट की चिंगारी से वहाँ बड़ा धमाका होता है क्योंकि चारों ओर गैस जैसा माहौल होता है। तभी वहाँ धमाका होने से स्कल क्रॉलर वहाँ आ जाता है। सब लोग चौकन्ना हो जाते हैं और छिप जाते हैं। स्कल क्रॉलर वहाँ उल्टी कर देता है और उसकी उल्टी के दौरान जो सामान नीचे गिरता है उसमें चैपमैन की खोपड़ी भी होती है। कॉनेट को खोपड़ी देखकर पता चल जाता है कि चैपमैन मर चुका है क्योंकि सारे सोल्जर के गले में एक लॉकेट था और वही लॉकेट उस खोपड़ी में भी था। फिर स्कल क्रॉलर वहाँ से चला जाता है। उसके बाद सब लोग अपनी छिपी हुई जगह से बाहर निकलते हैं। तभी विलियम रेंडा वहाँ के फोटो खींचने लगता है। उतने में स्कल क्रॉलर वापस आ जाता है और रेंडा को निकल जाता है। फिर सब लोग उस स्कल क्रॉलर पर हमला कर देते हैं। स्कल क्रॉलर भी कुछ लोगों को मार डालता है। आखिरी में वियर स्कल क्रॉलर जहाँ खड़ा था उस जगह पर लाइटर डाल देती है जिससे वहाँ धमाका होता है और स्कल क्रॉलर जल के मर जाता है। उसके बाद हैंक कर्नल पैकर से कहता है कि हमें चैपमैन खोदने के लिए आइलैंड के वेस्ट की तरफ नहीं जाना चाहिए क्योंकि वहाँ बहुत सारे स्कल क्रॉलर हो सकते हैं। पर कर्नल पैकर फिर भी नहीं मानता और कहता है कि चैपमैन को लिए बिगर वो यहाँ से नहीं जाएगा। उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट पैकर को चैपमैन का लॉकेट बताकर कहता है कि वो मर चुका है, इसलिए हमें नॉर्थ की तरफ जल्द से जल्द जाना होगा। फिर भी कर्नल पैकर नहीं मानता। अब कर्नल पैकर का इरादा सबको पता चल जाता है कि वो चैपमैन के क्रैश हुए हेलीकॉप्टर में से हथियार लेकर कॉन्ग को मारना चाहता है और पैकर बिंदास सबको ये बात बताता भी है। पैकर अपने मर चुके साथियों का कॉन्ग से बदला लेना चाहता है उसे मारकर। हैंक उसे रोकने लगता है, पर कर्नल पैकर फुल बदले के मूड में होता है। वो किसी की एक नहीं सुनता और अपने सोल्जर को लेकर कॉन्ग को मारने के लिए निकल पड़ता है और उसे चैपमैन का क्रैश हुआ हेलीकॉप्टर दिख जाता है जिसमें बहुत सारे हथियार पड़े हुए थे। दूसरी तरफ कॉन्ट्रैक्ट अपने साथ बचे हुए लोगों को लेकर नॉर्थ की तरफ निकल पड़ता है। कॉन्ट्रैक्ट और व्यूअर सही से रास्ता देखने के लिए एक पहाड़ पर चढ़ जाते हैं जहाँ कॉन्ग उनके सामने आता है। व्यूअर कॉन्ग को छूती है पर कॉन्ग उन्हें कुछ नहीं करता। तभी कर्नल जोर से धमाके करने लगता है ताकि कॉन्ग उसके पास आ सके और कॉन्ग धमाके सुनकर वहाँ जाने लगता है। कॉन्ट्रैक्ट और व्यूअर जल्दी से अपने ग्रुप के पास आ जाते हैं और उन्हें नॉर्थ की तरफ जाने के लिए रास्ता बताते हैं और खुद कॉन्ग को बचाने के लिए जाने लगते हैं। उनके साथ हैंक भी जाता है। कर्नल पैकर ने कॉन्ग को खत्म करने के लिए पूरी तैयारी करके रखी थी। कॉन्ग जैसे ही वहाँ झील में आता है तो कर्नल पैकर उस झील में आग लगा देता है। उसने झील में पहले से तेल डाल के रखा था। कॉन्ग जलने लगता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है। पैकर को बहुत खुशी होती है कॉन्ग को जलता हुआ देखकर। तभी कुछ ही देर में कॉन्ग आग से निकलकर उन सब पर हमला कर देता है, पर वो तुरंत बेहोश हो जाता है। अब पैकर कॉन्ग को बॉम्ब से उड़ाने जाता है। तभी वहाँ कॉन्ट्रैक्ट, व्यूअर और हैंक आ जाते हैं और पैकर को कॉन्ग को मारने से मना करने लगते हैं। तीनों लोग पैकर को समझाते हैं कि कॉन्ग को मत मारो, पर वो किसी की भी बात नहीं मानता क्योंकि वो बहुत जिद्दी होता है। जंग उसके खून में ही होती है। उतने में ही झील में एक बड़ा धमाका होता है और वहाँ बड़े वाला स्कल क्रॉलर ऊपर आ जाता है। उसे देखकर पैकर के सोल्जर भागने लगते हैं। कॉन्ट्रैक्ट पैकर को कहता है कि यहाँ से चलो, पर वो नहीं आता। कॉन्ट्रैक्ट, व्यूअर, हैंक भी वहाँ से चले जाते हैं। तभी कॉन्ग को भी होश आ जाता है। कॉन्ग को होश में आता देखकर पैकर जल्दी से बॉम्ब के बटन को दबाने जाता है, पर कॉन्ग उसे एक ही मुक्के में मार डालता है। स्कल क्रॉलर कॉन्ग पर हमला कर देता है। इतना जलने की वजह से कॉन्ग अनकॉन्शियस हो जाता है, इसलिए वो कुछ नहीं कर पाता। व्यूअर को कॉन्ग पर स्कल क्रॉलर का हमला देखकर बहुत दुख होता है और वो जोर से चिल्लाती है। तभी वो स्कल क्रॉलर उनकी आवाज सुन जाता है और उनके पीछे जाने लगता है। सब लोग डरते हुए भागने लगते हैं, लेकिन कॉल सबको बचाने के लिए हाथ में बॉम्ब लेकर स्कल क्रॉलर के सामने खड़ा हो जाता है ताकि स्कल क्रॉलर उसे खा जाए और बॉम्ब उसके पेट में फट जाए। मिल्स कॉल के लिए बहुत इमोशनल हो जाता है। फिर कॉन्ट्रैक्ट उसे संभाल लेता है। स्कल क्रॉलर कॉल के पास आता है, पर वो कॉल के हाथ में बॉम्ब देखकर उसको खाए बिना अपनी लंबी टेल से इतना जोर से मारता है कि कॉल पहाड़ से टकरा जाता है और बॉम्ब वही फट जाता है। अब स्कल क्रॉलर फिर से उनको मारने के लिए आता है। तभी कॉन्ग पहाड़ से कूदकर स्कल क्रॉलर के सर पर पत्थर दे मारता है। दोनों की खतरनाक लड़ाई होती है। व्यूअर जल्दी से पहाड़ चढ़ जाती है ताकि फ्लेयर गन से फायर करके ब्रुक्स को सिग्नल भेज सके। दूसरी तरफ कॉन्ग की स्कल क्रॉलर से खूब लड़ाई होती है। स्कल क्रॉलर कॉन्ग को अच्छी टक्कर देता है। वो कॉन्ग को अपनी टेल में फंसाकर जोर से दूर फेंक देता है। कॉन्ग गिरते हुए पुराने जहाज की जंजीरों में फंस जाता है। स्कल क्रॉलर कॉन्ग को मारने वाला होता है। तभी ब्रुक्स वहाँ आता है बोट में मशीन गन लेकर। ब्रुक्स बोट में मशीन गन से स्कल क्रॉलर पर तेज फायरिंग करता है। स्कल क्रॉलर कॉन्ग को छोड़कर उस बोट के पास जाता है। व्यूअर फ्लेयर गन से स्कल क्रॉलर की एक आंख फोड़ डालती है। कॉन्ग जल्दी से उठकर उस जहाज की जंजीरों को तोड़ डालता है। उसके बाद कॉन्ग जहाज के प्रोपेलर से स्कल क्रॉलर से लड़ने लगता है। कॉन्ग स्कल क्रॉलर की टेल को पकड़कर जोर से पहाड़ पर फेंकता है। ये वही पहाड़ था जिस पर व्यूअर खड़ी थी। स्कल क्रॉलर जैसे ही पहाड़ से टकराता है तो व्यूअर नीचे गिर जाती है, पर नीचे पानी होने से वो बच जाती है। कॉन्ग जल्दी से उसे पानी से बाहर निकालता है। तभी स्कल क्रॉलर कॉन्ग के हाथ को अपनी जीभ से अपने मुंह में खींच लेता है। उसके बाद कॉन्ग अपनी पूरी ताकत लगाकर स्कल क्रॉलर के पूरी जबान को बाहर खींच लेता है। स्कल क्रॉलर उसी वक्त मर जाता है। उसके बाद कॉन्ग व्यूअर को जमीन पर रख के इंसानों को कुछ करे बिना वहाँ से चला जाता है। अब सब लोग खुश होकर बोट में बैठकर आइलैंड के नॉर्थ की तरफ जाते हैं और रिफिल टीम भी वहाँ आ जाती है उन्हें लेने के लिए। उसके बाद कॉन्ग पहाड़ के पीछे से बाहर आकर बहुत जोर से चिल्लाता है और वही मूवी एंड हो जाती है। उसके बाद हैंक मार्लो को दिखाते हैं। वो 28 साल बाद अपने घर जाता है। उसका बेटा, उसकी वाइफ उसे देखकर बहुत खुश होते हैं। उसके बाद मिड क्रेडिट सीन में कॉन्ट्रैक्ट और व्यूअर को दिखाते हैं जो मोनार्क की फैसिलिटी में होते हैं। इस मोनार्क ऑर्गेनाइजेशन में ब्रुक्स और सेन काम करते हैं। वो लोग कॉन्ट्रैक्ट और व्यूअर को आइलैंड पर उन्होंने जो भी देखा उसे किसी को बताने से मना करते हैं क्योंकि वहाँ कॉन्ग अकेला किंग नहीं है। ब्रुक्स कॉन्ट्रैक्ट और व्यूअर को इंसेक्ट आर्ट दिखाता है जिसमें सबसे पहले टाइटेनस गॉडजिला का आर्ट होता है। उसके बाद टाइटेनस रोडान, टाइटेनस मोथुरा, टाइटेनस गिदोरा का आर्ट भी होता है और लास्ट में गॉडजिला और गिदोरा की बैटल का आर्ट दिखाया जाता है। तभी गॉडजिला की आइकॉनिक रोर सुनाई देती है और यही मूवी प्रॉपर एंड हो जाती है। इस मूवी का अगला पार्ट गॉडजिला किंग ऑफ द मॉन्स्टर है जिसमें हमें गॉडजिला और गिदोरा की बैटल दिखाई है और उस मूवी में दूसरे कई टाइटन भी दिखा है। तो गाइस, अगर आपको उस मूवी का एक्सप्लेन वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट में बताओ। अगर आपको मूवी एक्सप्लेन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना और ऐसी अमेजिंग मूवी एक्सप्लेन वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर देना। एंड थैंक यू गाइस।